यस, सभी लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना है आज। ठीक है, आज जो मैं पढ़ाऊंगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपको वो कॉपी में लिखना है। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। शेडेड पोल इंडक्शन मोटर यहाँ तक हमारा हो गया था। नाउ नेक्स्ट मोटर है आपकी यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सल मोटर यानी क्या होता है? जो मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे काम करती है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल मोटर। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है कि स्टेटर है, स्टेटर पोल्स को सप्लाई गिवन है, आइदर एसी दे सकते हैं या फिर डीसी अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। देन सिंगल स्क्वायरल के रोटर इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, नाउ a universal motor works on either DC और सिंगल फेज एसी सप्लाई। ठीक है, ये दोनों सप्लाई पे काम करती है, एसी या फिर डीसी। When the universal motor is fed with a DC supply, it works as a DC series motor। जब हम उस DC सप्लाई देते हैं तो वो DC series मोटर जो रहते हैं उसके समान ये वर्क करते हैं। When the current flows in the field winding, it produces an electromagnetic field। ठीक है, अभी जब डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है फील्ड वाइंडिंग में से, मोटर के फील्ड वाइंडिंग में से जब करंट फ्लो होगा तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी एंड द सेम करंट आल्सो फ्लोज थ्रू द आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, वही करंट आर्मेचर कंडक्टर जो स्टेटर का जो कंडक्टर जो है स्टेटर आर्मेचर कंडक्टर उसमें से ये फ्लो होगा। ठीक है, then according to the basic motor principle, when a current carrying conductor is placed in the magnetic field, it experiences the mechanical force। ठीक है, जब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस रहता है तो ये मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी हमने देखा था कि जो रोटर कंडक्टर जो है वो अगर स्टेटर जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे वो प्लेस थे और वो मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर को क्या कर रहे थे, रोटर कंडक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहे थे। ठीक है, और वो एक्सपीरियंस मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे वहां पे। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, बेसिक मोटर प्रिंसिपल, व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड it experiences the mechanical force. Thus, mechanical force is exerted on a current carrying armature conductor and the torque is produced on the rotor and therefore the rotor starts to rotate। ठीक है, अब वो मैकेनिकल फोर्स जो है वो एक्सर्ट होता है करंट कैरिंग कंडक्टर एंड उसके बाद वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, रोटर रोटेट होना स्टार्ट होती है। ये वर्किंग है जब हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे मोटर को। ठीक है, डीसी सप्लाई में इट इज एक्ट्स एज ए डीसी सीरीज मोटर। अभी डीसी सीरीज मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो वर्किंग है वही यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द करंट फ्लोज इन द फील्ड वाइंडिंग इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब करंट जो है फील्ड वाइंडिंग में से फ्लो होता है तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। नाउ दैट सेम करंट आल्सो फ्लोज थ्रू द आर्मेचर कंडक्टर। व्हाट इज द बेसिक principle of motor? When the current carrying conductor is placed in the magnetic field, it experiences the mechanical force. Thus, this mechanical force is exerted on the current carrying armature conductor and the torque is produced on the rotor and therefore the rotor starts to rotate। ठीक है, अब ये वर्किंग हो गया जब हम मोटर को डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। नाउ फॉर एसी सप्लाई, when motor is fed with the AC supply, it still produces the unidirectional torque। unidirectional torque एक तरफ एक ही डायरेक्शन में ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है because armature winding and field winding are connected in a series and they carry the same current। जब हम अभी ये यूनिवर्सल मोटर को जब AC सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि जो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग रहेगी वो सीरीज में कनेक्ट रहती है एंड दैट सो सीरीज में कनेक्ट है तो करंट जो है सेम रहेगा। ठीक है, सो दे कैरी द सेम करंट। नाउ hence as the polarity of AC voltage changes and the current reverses its direction, the direction of a current in armature conductors and magnetic field in the air gap reverses at the same time। अब जो polarity है AC voltage की वो change होती है and current
की डायरेक्शन जो है यहाँ पे रिवर्स होती है, जो एसी सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं। सो जो डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा आर्मेचर कंडक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी एयर गैप की, वो एक ही टाइम पे रिवर्स होगी। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्सेस इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द आर्मेचर कंडक्टर रिमेन्स सेम। यानी एट द सेम टाइम हमारा जो करंट जो है वो रिवर्स हो रहा है, आर्मेचर कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है वो जिस डायरेक्शन में रिवर्स हो रहा है उसी डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी रिवर्स हो रही है। ठीक है, तो अब ये किसकी वजह से, ये होने की वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट रिवर्सेस इन सच अ वे दैट, अब वो कैसे रिवर्स हो रहे हैं, दैट द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द आर्मेचर कंडक्टर रिमेन्स सेम। यानी ये दोनों अगर सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में रिवर्स हो रहे हैं, करंट कैरिंग आर्मेचर कंडक्टर का जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रिवर्स हो रही है, तो वो क्या वहां पे क्या हो रहा है, दे एक्सपीरियंसेस द फोर्स and that force is also remains same for both the armature conductor and that magnetic field. Thus, the unidirectional torque is produced and the motor continues to run in the same direction. इसके वजह से क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में टॉर्क जो है प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि रोटर आर्मेचर कंडक्टर की करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, उसकी वजह से वहां पे सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे जो टॉर्क जो है वो भी एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे, एंड thus the motor continue to rotate in the same direction. Thus, regardless of a AC or DC supply, universal motor works on the same principle as that of a DC series motor. ठीक है, यानी अगर AC और DC सप्लाई दो पर यूनिवर्सल मोटर जो है सेम प्रिंसिपल पे वर्क करती है लाइक अ DC सीरीज मोटर। ठीक है, एंड सिंस मोटर वर्क्स ऑन बोथ टाइप ऑफ सप्लाई AC और DC, and it is referred as the universal motor. ठीक है, एक बार फिर से इसका मैं आपको वर्किंग समझा देती हूँ। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर जो है आइदर डीसी और एसी सप्लाई पे वर्क करता है। जब यूनिवर्सल मोटर को डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, इट इज एक्ट्स लाइक अ डीसी सीरीज मोटर। और डीसी सीरीज मोटर में वर्किंग कैसे होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी वर्किंग है। जब करंट जो है फील्ड वाइंडिंग में से फ्लो होता है तो वहां पे electromagnetic field produced होती है। Now that same current also flows through the armature conductor. So according to the basic motor principle, when the current carrying conductor is placed in the magnetic field, it experiences the mechanical force. ठीक है, जब करंट कौन सा करंट कैरी कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो वो कंडक्टर के ऊपर एक मैकेनिकल फोर्स डेवलप होता है। That mechanical force is also exerted on the current carrying armature conductor and the torque is produced on the rotor. Okay, and therefore the rotor starts to rotate. Now, when we feed the AC supply to the motor, it still produces the unidirectional torque. ठीक है, अब यूनिडायरेक्शनल टॉर्क क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग रहेगी यूनिवर्सल मोटर की वो सीरीज में कनेक्ट करती है, दैट्स व्हाई इट कैरीज द सेम करंट। नाउ द पोलैरिटी ऑफ एसी वोल्टेज चेंजेस एंड करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, so the direction of a current in armature conductors and magnetic field in the air gap reverses the same time. ठीक है, तो हमारे एसी वोल्टेज जो है पोलैरिटी एसी है तो वो उसका पोलैरिटी चेंज होगा, साइनोसाइडल वेवफॉर्म मिलता है। ठीक है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एक नेगेटिव हाफ साइकिल, उसके वजह से क्या होता है, अगर वोल्टेज चेंज हो रहा है उसका पोलैरिटी चेंज हो रहा है तो हमारा जो करंट जो है वो भी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है यहाँ पे। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन आर्मेचर कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द एयर गैप रिवर्सेस एट the same time. So this magnetic field and the direction of armature current reverses in a such a way that they experiences the force by the armature conductor remains same, and thus unidirectional torque is produced and the motor continues to run in the same direction. इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस होता है और मोटर जो है कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में रन होती है। Thus, regardless of AC or DC supply, universal motor works on the same principle as that of a DC series motor. Since the motor works on both the supply AC or DC, that's why it is referred as the universal motor. ठीक है, now
This is the inverse torque speed characteristics with a high starting torque in this figure. ठीक है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट जो है एसी और डीसी करंट का यहाँ पे वेवफॉर्म शो किया है with respect to the full load speed and full load torque. Now, what is the application of universal motor? कहाँ पे यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मिक्सर एंड फूड प्रोसेसर में यूनिवर्सल मोटर यूज होता है. हैवी ड्यूटी एंड मशीन टूल्स में यूज होता है. ग्राइंडर में यूज होता है. वैक्यूम क्लीनर्स में यूज होता है. ड्रिल्स में यूज होता है. स्विंग मशीन्स में यूज होता है. इलेक्ट्रिक शेवर्स में यूज होता है. हेयर ड्रायर्स में यूज होता है. एंड क्लॉथ वॉशिंग मशीन में यूज होती है यूनिवर्सल मोटर. कहाँ पे यूज होता है? मिक्सर एंड फूड प्रोसेसर, हैवी ड्यूटी मशीन टूल्स, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर्स, ड्रिल्स, स्विंग मशीन्स, इलेक्ट्रिक शेवर्स, हेयर ड्रायर्स एंड क्लॉथ वॉशिंग मशीन. ठीक है, ये समझा है सभी को? यस मैम. हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है ये मोटर, ये आपको कॉपी में लिखना है विथ डायग्राम. जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन बताया है वो लिखना है. यूनिवर्सल मोटर, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ज्यादातर. यस, अभी लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो. डायग्राम ड्रॉ करने के बाद बताना. हो गए मैम. हो गया? सभी का हो गया ड्रॉ कर बॉयज?
यस मैम। ओके, चल एक्सप्लेनेशन लिख लो फिर अभी। यस हो गया क्या, लिख कर ये? मैम बस लास्ट पॉइंट। ओके,
हो गया मैम। यस, अभी ये लिखो। सभी को कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। अभी तो आपके शायद से दिवाली के बाद से ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गए, तो मैं चेक करूंगी कॉपीज। जो जो मैंने फर्स्ट और सेकंड लेसन में बोला था सभी को लिखने के लिए, तो वो मुझे चाहिए कॉपीज में, ठीक है। जो जो मैंने बोला है कि ये मोटो इम्पोर्टेंट है, या फिर डेरिवेशंस जो है मैंने लेक्चर लेते वक्त बोला था, तो वो आपको मैंने कॉपी में लिखने के लिए बोला है। तो मैं सभी की कॉपीज चेक करूंगी।
हो गया मैम. Okay. Now draw these characteristics. बाकी लोग लिख रहे हैं ना बॉयज अभ्युदय आदित्य आर्थव नारायण हाँ चुप रहे ना. यस मैम. हाँ आपको भी आंसर करना है अगर हो गया है लिखकर तो मुझे बताना है ठीक है हो गया मैम. ओके नाउ राइट डाउन द एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल मोटर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है या फिर 2 मार्क के लिए आएगा या फिर एक्सप्लेन करो यूनिवर्सल मोटर को विद देयर एप्लीकेशन 4 मार्क के लिए ठीक है तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में एप्लीकेशन क्या है मिक्सर और फूड प्रोसेसर में यूज होता है हेवी ड्यूटी मशीन टूल्स में यूज होता है ग्राइंडर में यूज होता है वैक्यूम क्लीनर्स में यूज होता है ड्रिल मशीन्स में यूज होती है स्विंग मशीन्स में यूज होता है इलेक्ट्रिक शेवर्स हेयर ड्रायर्स एंड क्लॉथ वॉशिंग मशीन ठीक है 9 एप्लीकेशन है 4 से 6 लिखने के लिए आ सकती है ठीक है आपको ये बराबर ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पे यूनिवर्सल मोटर यूज होता है हो गया मैम.
ये सभी का हो गया, लिख कर ये एप्लीकेशंस। ये जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, अभी आपका एमसीक्यू का जो सेशनल जो है एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव दोनों है, ठीक है। अभी तो पोस्टपोन हो गया है, दिवाली के बाद रहेगी आपकी जो सेशनल है, 10 तारीख से रहेगी, ठीक है। तो जब डिस्क्रिप्टिव पेपर जब रहेंगे, आपके जो फाइनल पेपर है आइदर डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, अभी एमसीक्यू भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी ऐसा कुछ ऑफिशियली है ही नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू होगा, ठीक है। अभी वो एमएसबीटी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि शायद आपका कल वैक्सीनेशन के लिए कॉलेज में आपको कल बुलाए है ना, तो अभी वैक्सीनेशन भी हो रहा है सब स्टूडेंट्स को, है ना। ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी दिवाली के बाद ट्राई करेंगे। अभी आपके ऊपर भी आपको आना है या नहीं आना है, आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं या नहीं, ठीक है। तो कंसर्न फॉर्म शायद से आपसे फिल करवाएंगे, वो ये सब तो है। पर आपको जो पढ़ाई जो करनी है, तो ऐसे मानकर ही करनी है कि आपके थ्योरी पेपर ही होंगे, कि टाइम पे अगर ऐसा हो गया कि थ्योरी पेपर आएंगे और आपने अगर जो है पढ़ाई नहीं की, तो आपका ही लॉस होगा, आपका बैक लग जाएगा फिर, ठीक है। मशीन्स तो बहुत लोगों का लगता है, ये कोरोना था इस वजह से अभी जो है 2 साल में मशीन्स मोस्टली लोगों के निकल गए, क्योंकि ऑनलाइन था करके। पर ऑफलाइन अगर ऑनलाइन में भी एमसीक्यू जो आते हैं वो भी हार्ड आते हैं, इसलिए कि आपको मिल जाएंगे, उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ते हैं। एमएसबीटी जो पेपर्स जो है, उस मशीन्स वगैरह जो हार्ड टफ सब्जेक्ट जो रहते हैं उनका पेपर भी टफ ही निकालते हैं, ठीक है। तो कोरोना के पहले जो था, कोरोना के पहले मशीन्स का रिजल्ट ऐसे लगता था कि अगर 40 to 42 की स्ट्रेंथ है, उसमें से सिर्फ 7 या 8 ही लोग पास होते थे मशीन्स में, ठीक है। तो मैं आपको सिनेरियो बता रही हूँ, तो अभी से जो है आप पढ़ लो, ठीक है। मैं आपको इसलिए क्लास में लिखने के लिए भी बोलती हूँ, नोट्स भी दे रही हूँ कि लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ये मोटर में सिर्फ मैं पढ़ाऊंगी, आप सुनते रहोगे तो आपको कुछ समझेगा भी नहीं। इसलिए ऑफलाइन क्लासेस जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं, और ऑनलाइन में भी ऐसा नहीं करना है हमें कि यानी हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं और आप सिर्फ सुन रहे हो, और वो ऐसे दिमाग वो ऐसे ऊपर से चला जाएगा। इसलिए मैं आपको कॉपी में जो मेन इम्पोर्टेंट जो है, बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो लिखने के लिए बोलती हूँ, ठीक है। तो वो सभी को लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अरे क्या पता चलेगा मैडम को, मैडम ऐसे बोल रहे लिखने के लिए, हम लिखते नहीं, लिखते मैडम को क्या पता चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, आपको खुद को लॉयल रहना है, नहीं तो आप नहीं पढ़ाई करोगे तो आपका बैक लग जाएगा। फिर हमें नहीं बोलना कि मैडम बैक लग गया है, एक बार बैक लग जाएगा तो वो निकलने के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि अभी फाइनल ईयर में हो के अगर यहाँ आके बैक लग गया तो फिर बी, अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है बी में, ठीक है, तो फिर उधर वहां पे आपको प्रॉब्लम चला जाएगा, बैक नहीं लगाना है। इस वजह से मशीन्स का तो भी अच्छे से पढ़ना है सभी को, ठीक है। और अगर क्वेश्चन जो आते हैं कि एक्सप्लेन करो मोटर को, ये मोटर को एक्सप्लेन करो, तो सिर्फ उसका वर्किंग प्रिंसिपल नहीं लिखना है। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन। कभी कभी आ सकता है कि टॉप स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालो, वो भी निकालना है, ठीक है। तो आप इतना उसको एक्सप्लेन करोगे उतना आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कि ऐसे ऐसे नहीं करना है कि सिर्फ डायग्राम निकाल लिया, अच्छा 2 मार्क मिल गए, और वो डायग्राम भी बच्चे अच्छे से नहीं निकालते हो, उधर भी आप वो कनेक्शंस में रॉन्ग कर देते हो, तो 2 मार्क चले गए ना। तो जो है अच्छे से पढ़ना है मशीन्स को, आपके लैंग्वेज में लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे रट्टू पोपट जैसे थ्योरेटिकल जो है ऐसे नहीं लिखना है। आपको क्या समझा है, अगर आपको नोट्स से नहीं, यानी नोट्स की जो लैंग्वेज जो है थोड़ी हाई लग रही है, तो आप आपके खुद के नोट्स बनाओ, आपके लैंग्वेज में लिखो, पर वो टॉपिक के रिलेटेड ही लिखना है, ठीक है। समझा सभी को? यस। नाउ नेक्स्ट मोटर इज हिस्टेरेसिस मोटर। अगेन ये इम्पोर्टेंट मोटर है, हिस्टेरेसिस मोटर। A hysteresis motor is a synchronous motor with a uniform air gap and without DC excitation, ठीक है। ये कौन सी, इट इज द सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। इट इज सिंक्रोनस मोटर हैविंग द यूनिफॉर्म एयर गैप,
बिटवीन स्टेटर एंड रोटर एंड विदाउट डीसी एक्साइटेशन। ठीक है, यहाँ पे डीसी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है। इट ऑपरेट्स बोथ इन सिंगल एंड थ्री फेज सप्लाई। ठीक है, यानी एसी सप्लाई पे वर्क करेंगी। यूनिवर्सल मोटर एसी या डीसी दोनों सप्लाई पे वर्क करती थी। हिस्टैरिसीस मोटर इज वर्क ऑन द एसी सप्लाई। It operates on both single and three phase supply. The torque in hysteresis motor is produced due to the hysteresis and eddy current induced in the rotor. ठीक है, अभी यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वही वर्किंग प्रिंसिपल है। सप्लाई देंगे स्टेटर को कि स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। देन दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेस उसके उसमें रोटर कंडक्टर प्लेस रहते हैं। दैट रोटर कंडक्टर कट्स बाय द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। फिर वहां पे मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस होता है कंडक्टर के ऊपर। देन टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इन हिस्टेरेसिस मोटर इज प्रोड्यूस ड्यू टू द हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट। ठीक है, इंड्यूस इन द रोटर। ठीक है, जो रोटर में हिस्टेरेसिस और एडी करंट इंड्यूस होता है उस वजह से यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है बाय द एक्शन ऑफ रोटेटिंग फ्लक्स ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, अब ये एडी करंट और इंड्यूस रोटर में कैसे इंड्यूस हो रहा है? बाय द एक्शन ऑफ रोटेटिंग फ्लक्स ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। यानी स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई मिलेगा, फिर वहां पे रोटेटिंग फ्लक्स जो है क्रिएट होंगे। बिकॉज ऑफ दैट रोटेटिंग फ्लक्स हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट इंड्यूस इन द रोटर। फिर इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हिस्टेरेसिस टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे रोटर जो है रोटेट होना स्टार्ट होगी। नाउ दिस इज द डायग्राम फॉर द हिस्टेरेसिस मोटर। कंस्ट्रक्शनल डायग्राम में आउटर सर्कल क्या शो कर रहा है, स्टेटर। इनर सर्कल शोज द रोटर एंड ये जो लाइंस जो है आपको दिख रहे हैं, दिस इज द एक्सिस ऑफ द स्टेटर फील्ड एंड एक्सिस ऑफ द रोटर फील्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड एज द BS BR और इन दोनों के बीच में जो एंगल जो है रिप्रेजेंटेड एज द डेल। ठीक है, अब इसका वर्किंग समझते हैं। व्हेन द सप्लाई इज गिवन applied to the stator, a rotating magnetic field is produced. Now this magnetic field magnetizes the rotor ring and induces pole within it. Due to this, the hysteresis loss in the rotor, the induced rotor flux lags behind the rotating stator flux. ठीक है, यहाँ पे जब हम स्टेटर को सप्लाई देंगे, सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर, तो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। नाउ दैट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एनर्जाइज करेंगे रोटर रिंग को। ये जो इनर वाली जो रिंग है रोटर रिंग, उसको एनर्जाइज करेंगी ड्यू टू द हिस्टेरेसिस लॉस इन द रोटर। ठीक है, रोटर में जो हिस्टेरेसिस लॉस होगा, द इंड्यूस रोटर फ्लक्स लैग्स बिहाइंड द रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स। सो यहाँ पे जो स्टेटर को सप्लाई देने के बाद रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर को एनर्जाइज कर रही है। दैट फिर रोटर में कुछ लॉसेस होते हैं, तो वो जो हिस्टेरेसिस लॉसेस जो होते हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे रोटर का जो फ्लक्स जो है वो लैग कर रहा है स्टेटर के फ्लक्स के साथ। ठीक है, इट लैग्स बिहाइंड द रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स। नाउ the angle between the stator magnetic field BS and the rotor magnetic field BR is responsible for the production of the torque. ठीक है, तो यहाँ पे जो है रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स लैग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो वो जो फेज डिफरेंस का एंगल जो है इट इज रिप्रेजेंटेड एज द डेल। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो डेल है BS और BR यानी रोटेटिंग रोटर का जो फ्लक्स है BR और स्टेटर फ्लक्स है BS। ठीक है, ये लैग कर रहा है। ठीक है, कितने एंगल से, डेल से कर रहा है। यहाँ पे जो फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसके वजह से यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नाउ so this angle is depends on the shape of the hysteresis loop and not on the frequency। तो यहाँ पे जो एंगल जो डेल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, हिस्टेरेसिस लूप के शेप के ऊपर, not on the frequency। Thus the value of a corrosive force and residual flux density of the magnetic material should be large। Now the ideal material would have a rectangular hysteresis loop as shown by the loop 1। अब यहाँ पे टॉर्क स्पीड कर्व शोन किया है हिस्टेरेसिस मोटर का। Now the stator magnetic field produces the eddy current in the rotor. As a result, they produces their own magnetic field in the hysteresis motor। Now this is the torque speed torque characteristics for the hysteresis motor। अभी यहाँ पे देखो दो कर्व है। कर्व 1 जो रेक्टेंगुलर शेप में है और कर्व 2 जो है वो
स्लाइटली क्या हुआ, उसको टर्न हुआ है, स्लाइटली वो कर्व हुआ है। जो रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया है वो कर्व 2 है, ठीक है। सो द कर्व 1 इज अ आइडियल कर्व फॉर द हिस्टेरेसिस मोटर, ठीक है। आइडियल कंडीशन क्या रहती है हिस्टेरेसिस मोटर की, यहाँ पे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहती है, आइडियल कंडीशन में रेक्टेंगुलर रहती है, ठीक है। और कर्व 2 जो है वहां पे क्या दिख रहा है कि वो थोड़ा सा स्लाइटली टर्न हुआ है, ठीक है। वो कर्व यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो कर्व 2 इज द प्रैक्टिकल टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द हिस्टेरेसिस मोटर। नाउ the torque speed characteristics of the hysteresis motor is different from an induction motor, ठीक है। इंडक्शन मोटर से ये कर्व जो है डिफरेंट दिख रहा है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स का। इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या हो रहा था, इसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे डिफरेंट सप्लाई के लिए हमने देखा था, 100% एंड 80% के लिए हमने उसको देखा था, ठीक है। तो उसका स्पीड, देन उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क, फुल लोड टॉर्क और लोड टॉर्क जो है वो अकॉर्डिंग टू द सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई वो चेंज होता था वहां पे, और कर्व भी चेंज होता था। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, हिस्टेरेसिस मोटर में जो रेक्टेंगुलर कर्व यहाँ पे क्रिएट होता है, पर ये आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन हमेशा नहीं रहती है, मोटर के ऊपर जो आउटपुट जो चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द लोड, उसका जो टॉर्क स्पीड और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट होता है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर नहीं मिलता हमें टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये थोड़ा सा टिल्ट होता है, यानी यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं मोटर में, ठीक है। तो जो रेड डॉटेड लाइन जो है that is the curve 2. So the torque speed characteristics of hysteresis motor is different from an induction motor. Since the synchronous speed, the torque developed by an induction motor becomes zero. ठीक है, इंडक्शन मोटर में एट सिंक्रोनस स्पीड टॉर्क जो रहता है वो जीरो रहता है, ठीक है। एंड वेयर एज द हिस्टेरेसिस मोटर द टॉर्क इज कांस्टेंट एट ऑल द स्पीड इवन एट द सिंक्रोनस स्पीड। हिस्टेरेसिस मोटर में क्या होता है, जो टॉर्क जो रहता है हर एक स्पीड कांस्टेंट फॉर ऑल द स्पीड, ठीक है। और सिंक्रोनस स्पीड के लिए कांस्टेंट रहेगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर इट ओनली रन ऑन द असिंक्रोनस स्पीड। व्हेन इट इज ट्राई टू रन ऑन द सिंक्रोनस स्पीड, हमारा रोटर जो है वो जीरो पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। सो वहां पे क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड पे जो टॉर्क जो डेवलप होता है वो जीरो रहता है इंडक्शन मोटर में। पर हिस्टेरेसिस मोटर में क्या रहता है, टॉर्क इज कांस्टेंट फॉर ऑल द स्पीड इवन एट द सिंक्रोनस स्पीड आल्सो। Thus, from the curve, it is seen that the lock rotor starting and pull out torque is equal. यानी जो टॉर्क के जो टाइप जो रहते हैं, लॉक टॉर्क, पुल आउट टॉर्क और पुल इन टॉर्क, अभी आपको थर्ड लेसन में पढ़ने के लिए मिलेगा। व्हाट इज पुल आउट टॉर्क, व्हाट इज पुल इन टॉर्क, ठीक है। ये थर्ड लेसन में आपको अल्टरनेटर में है। अभी यहाँ पे इतना ही लिखा है कि यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं लाइक लॉक रोटर टॉर्क, स्टार्टिंग पुल आउट टॉर्क जो रहता है वो इक्वल रहता है, ठीक है। नाउ द नॉइस लेवल ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर इज वेरी लो एज कंपेयर टू द इंडक्शन मोटर बिकॉज इट ऑपरेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड इट्स रोटर इज स्मूथ। तो इंडक्शन मोटर से इसका नॉइस लेवल कम है, क्योंकि ये क्या है, ये हर एक स्पीड के लिए, डिफरेंट स्पीड के लिए जो है उसका टॉर्क जो केस है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इट इज ऑपरेट ऑन द कांस्टेंट स्पीड एंड इट्स रोटर इज स्मूथ। दिस टाइप ऑफ मोटर इज स्मूथेस्ट रनिंग, then quickest single phase motor and is used for quality of a sound reproduction equipment like a record player, tape recorder, and it is also employed in a electric clocks and other timing devices. अभी यहाँ पे इसके एडवांटेजेस बताए कि ये जो है इसका नॉइस लेवल कम रहता है एंड इट इज ऑपरेटेड ऑन द कांस्टेंट स्पीड एंड इसका जो रोटर जो है स्मूथ ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। अगेन ये कहाँ पे यूज होता है, इट इज यूज फॉर द sound reproduction equipment like a record player, tape recorders, etc. And it is also used for the electric clocks and other timing devices. ठीक है। Now what is the advantages of hysteresis motor? As in this motor, no teeth and no windings in rotor, no mechanical vibration takes place during its operation. Like three phase induction motor में होता है कि mechanical jerks, vibration produce हो सकते हैं, losses जो है वहाँ पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, no winding नहीं है, टिप भी नहीं है और मैकेनिकल वाइब्रेशन जो है यहाँ प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इट्स ऑपरेशन इज क्वाइट एंड नॉइसलेस इन देयर as there no vibration. It is suitable to accelerate the inertia load. Multi-speed operation can be achieved by employing the geared pen. ठीक है। So these are the advantages of hysteresis motor. What is the disadvantages? अभी यहाँ पे disadvantages क्या है, efficiency low है,
टॉर्क जो है वो लो है, इसका पावर फैक्टर लो है, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ मोटर इज अवेलेबल इज वेरी स्मॉल साइज ओनली, ठीक है। इसका जो रेटिंग जो है बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर, ठीक है। नाउ अगेन एप्लीकेशन, sound producing equipment, sound recording instrument, high quality record player, timing devices, then electric clocks and teleprinters, ठीक है। ये यहाँ पे यूज होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट, साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, हाई क्वालिटी रिकॉर्ड प्लेयर, टाइमिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड टेली प्रिंटर्स, ठीक है। तो एक बार मैं बता देती हूँ किस हिस्टेरेसिस मोटर। हिस्टेरेसिस मोटर में क्या होता है, इट ऑपरेट्स ऑन द सिंगल फेज एंड थ्री फेज सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट इंड्यूस इन द रोटर। अब ये किसके वजह से रोटर में हिस्टेरेसिस और एडी करंट इंड्यूस होता है, स्टेटर को जब हम सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो रोटेटिंग फ्लक्स की वजह से रोटर में क्या होता है, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट प्रोड्यूस होता है एंड दैट वो इंड्यूस होता है रोटर में। रोटर में इंड्यूस होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हिस्टेरेसिस टॉर्क प्रोड्यूस होता है। वो टॉर्क की वजह से यहाँ पे जो है मोटर जो है रोटर हमारी रोटेट होती है, ठीक है। When the supply is given applied to the stator, a rotating magnetic field is produced. This magnetic field magnetizes the rotor ring and induces the pole within it. Due to the hysteresis loss in the rotor, the induced rotor flux lags behind the rotating stator flux. अभी जो hysteresis loss जो होता है, उसके वजह से रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स में कुछ फेज डिफरेंस आता है, उसे हम डिनोट करते हैं बाय एंगल डेल, ठीक है, बिटवीन द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड BS एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड BR। एंड उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब ये जो एंगल डेल जो रहता है, इट इज डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप, नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। नाउ दिस इज द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर हिस्टेरेसिस मोटर। अब कर्व 1 जो है ये क्या शो कर रहा है, आइडियल कंडीशन शो कर रहा है हिस्टेरेसिस मोटर की, ठीक है। आइडियल कंडीशन में यहाँ पे जो है रेक्टेंगुलर शेप मिल रहा है, व्हाइल इन प्रैक्टिकल कंडीशन ये क्या हो रहा है, टिल्ट हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ये एजेस से टिल्ट हो रहा है। नाउ कर्व 2 इज द प्रैक्टिकल कंडीशन फॉर हिस्टेरेसिस मोटर कर्व। हियर द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इंडक्शन मोटर since the synchronous speed and the torque developed by since at the synchronous speed the torque developed by an induction motor becomes zero, whereas in the hysteresis motor the torque is constant at all the speed even at the synchronous speed. Thus from the curve it is seen that the lock rotor starting and pull out torque is equal. Here noise level of the hysteresis motor is very low as compared to the induction motor because it operates at the constant speed and its rotor is smooth. This type of motor is smoothest running by quietest single phase motor and used for a quality sound reproduction equipment like record player, tape recorder, and it is also employed in the electric clocks and other timing devices. Then advantages क्या है इसके, its operation is quiet and noiseless as there is no vibration, ठीक है, no mechanical vibration takes place during its operation. It is suitable for accelerate inertial load and multi-speed operation के लिए भी ये यूज कर सकता है. Then disadvantages, low efficiency, low torque, low power factor, and this type of motor is available in very small size only. And these are the application. Timing devices के लिए, electric clocks के लिए, teleprinters के लिए, sound producing equipment, sound recording instrument के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है अनदर मेथड है, अनदर मोटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो है आपको लिखना है, ये मोटर के बारे में भी आपको लिखना है, हिस्टेरेसिस मोटर लिखो।
हो गया मैम। हो गया? यस बॉयज, हो गया क्या लिख कर इतना? नहीं मैम, मोनिका डायग्राम चल ओके, एक मिनट रुक जा। हाँ, ओके निकालो, अभी डायग्राम निकालो। आपका हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है? मैं नेक्स्ट स्लाइड शो करूंगी फिर। ना अभी इसका एक्सप्लेनेशन लिखो, वर्किंग लिखो, हिस्टेरेसिस मोटा।